हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। चूँकि आप सभी को पता चल चुका होगा कि जो सीटीईटी फरवरी 2026 में पेपर होगा, तो आपके पास 4 महीने हैं प्रिपरेशन करने के लिए। आज हम जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ेंगे। जीन पियाजे एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने प्रस्तावित किया कि बच्चे केवल वयस्कों के छोटे संस्करण नहीं होते, बल्कि वे दुनिया के बारे में सोचने, समझने के तरीकों में गुणात्मक रूप से भिन्न होते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि बच्चे सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं और यह प्रक्रिया विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरती है। यानी जब बच्चे होते हैं, जो अपनी अलग-अलग अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं, वह उन अवस्थाओं में क्या करते हैं? अधिगम करते हैं, लर्निंग करते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है बच्चों के सोचने, समझने, तर्क करने और समस्याओं को हल करने की क्षमता में बदलाव। यानी बच्चे जैसे-जैसे बड़े होते हैं, उनकी सोचने की क्षमता बढ़ती है, समझने की क्षमता बढ़ती है, तर्क करने की क्षमता बढ़ती है और समस्याओं को हल करने की क्षमता में परिवर्तन होता है और समस्याओं को हल करने में आसानी भी होती है जब उनकी उम्र बढ़ती है। यह एक सक्रिय प्रक्रिया है, जहाँ बच्चे अपने अनुभवों और पर्यावरण के साथ बातचीत के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करते हैं। देखिए, जो बच्चे होते हैं, उन्हें जो अनुभव दिया जाता है जन्म से लेकर जीवन भर तक, उस अनुभव के द्वारा वह क्या करते हैं? सीखते हैं और पर्यावरण के साथ भी क्या करते हैं? वह अनुकूलन करते हैं। पर्यावरण के साथ क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। अब देखिए स्कीमा क्या होती है? यह क्वेश्चन सीटीईटी में पूछा जाता है। मुख्य अवधारणाएं क्या है? पहला है स्कीमा, जैसे यह ज्ञान की एक मूल इकाई या मानसिक संरचना है जो जानकारी को व्यवस्थित करने और उसकी व्याख्या करने में मदद करती है। यानी वस्तु कैसे होगी, वस्तु काम कैसे करेगी, उसकी मूल इकाई क्या होगी, उसका बेसिक क्या होगा और उसकी संरचना किस प्रकार की होगी, यह स्कीमा डिसाइड करती है। ये वे ब्लॉक होते हैं जिनसे हम अपनी दुनिया की मानसिक समझ का निर्माण करते हैं। देखिए, जैसे-जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है, उसका ज्ञान भी बढ़ता है, उसका अधिगम भी बढ़ता है, उसकी लर्निंग भी बढ़ती है और उसकी मानसिक क्षमता में भी क्या होती है? वृद्धि होती है और वह मानसिक समझ का क्या करता है? निर्माण करता है। देखिए कैसे होता है? उदाहरण देखिए, एक बच्चा कुत्ता के लिए एक स्कीमा विकसित करता है, जिसमें 4 पैर, पूंछ और भौंकना शामिल है। जब वह कोई 4 पैर वाला जानवर देखता है, तो वह उसे अपने कुत्ता स्कीमा फिट करने की कोशिश करता है। जैसे बच्चे ने एक कुत्ते को देखा, कुत्ते के 4 पैर हैं, 1 पूंछ है। अब उसने बिल्ली को देखा, बिल्ली के भी क्या है? 4 पैर हैं और 1 पूंछ है। तो वह बिल्ली को फिट करने की कोशिश किसमें करेगा? कुत्ते में करेगा। लेकिन जैसे-जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी, वह उसके कलर में अंतर करने लगेगा, उसकी संरचना में अंतर भी करने लगेगा। यह स्कीमा के अंतर्गत आता है। देखिए, अब आत्मसातीकरण एसिमिलेशन क्या होता है? यह नई जानकारी को मौजूद स्कीमा में फिट करने की प्रक्रिया। जैसे उसने काले कुत्ते को देखा, तो वह कुत्ते का निर्माण किया उसने अपने दिमाग में, लेकिन उसने सफेद रंग का कुत्ता देखा या अलग रंग का कुत्ता देखा, तो वह अपनी स्कीमा में क्या करेगा? परिवर्तन करेगा कि सफेद रंग का भी एक कुत्ता होता है और काले रंग का भी कुत्ता होता है। फिर उसने बिल्ली को देखा, तो वह अपने स्कीमा में क्या करेगा? परिवर्तन करेगा कि यह बिल्ली है, यह कुत्ता नहीं है। बच्चा अपने मौजूदा ज्ञान के आधार पर नई जानकारी को समझने की कोशिश करता है। तो जब वह बिल्ली की जानकारी को एकत्र करेगा, तो वह अपने स्कीमा में क्या करेगा? उसको फिट करेगा और उस स्कीमा में क्या करेगा? परिवर्तन करने की कोशिश करेगा। ठीक है? उदाहरण के लिए देखिए, एक बच्चे के पास कुत्ते का स्कीमा है, वह एक नए प्रकार के कुत्ते जैसे डलमेंटिनियन को देखता है और उसे अपने मौजूदा कुत्ता स्कीमा में आत्मसात करने की कोशिश कर लेता है। जैसे 2 रंग के कुत्ते हैं, एक काला एक सफेद है, तो वह काले रंग के कुत्ते को पहले देखता है, फिर वह बाद में सफेद रंग के कुत्ते को देखता है, तो वह काले रंग के कुत्ते में क्या करेगा? सफेद रंग के कुत्ते को फिट करने की कोशिश करेगा, परिवर्तन करने की कोशिश करेगा। यह बात आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों? अब देखिए समायोजन क्या कहलाता है, यानी अकोमोडेशन क्या कहलाता है? यह तब होता है जब नई जानकारी मौजूदा स्कीमा में फिट नहीं होती और बच्चे अपने स्कीमा को संशोधित या नया स्कीमा बनाने की आवश्यकता होती है। जैसे कुत्ते और बिल्ली के केस में कुत्ता अलग होता है, बिल्ली अलग होती है, लेकिन कुत्ते के भी 4 पैर होते हैं, बिल्ली के भी 4 पैर होते हैं। बिल्ली की पूंछ होती है, कुत्ते की भी पूंछ होती है, बिल्ली की 2 आंखें होती हैं, कुत्ते की भी 2 आंखें होती हैं।
बिल्ली के 2 कान होते हैं और कुत्ते के भी 2 कान होते हैं। बिल्ली पर भी बाल होते हैं और कुत्ते पर भी बाल होते हैं। तो वह इस प्रकार अपनी स्कीमा में क्या करता है, संशोधन करने की कोशिश करता है और अपनी स्कीमा में फिट करने की कोशिश करता है। यह पुरानी सोच को बदलकर नई जानकारी को समायोजित करता है, जैसे कुत्ते के बारे में और बिल्ली के बारे में। जब वह बिल्ली को देखेगा तो उसके बारे में जानकारी को क्या करेगा, अपडेट करने की वह कोशिश करेगा और कर भी लेगा। यह बात आप याद रखिएगा। एक बच्चा एक बिल्ली को देखता है, जो मैंने आपको बताया, बिल्ली के 4 पैर, पूंछ होती है, लेकिन वह भौंकती नहीं है। बच्चा यह सीखता है कि कुत्ता नहीं है और यह बिल्ली के लिए एक नया स्कीमा बनाता है और अपने जानवर को स्कीमा में समायोजित करता है, जो मैं आपको बता चुका हूं। अब देखिए, साम्य अवस्था और संतुलन क्या है। यह आत्मसातीकरण और समायोजन के बीच संतुलन बनाने की प्रक्रिया है। यह बात याद रखिएगा, जब नए ज्ञान और पुराने ज्ञान में जब वह समायोजन स्थापित करता है, संतुलन स्थापित करने की कोशिश करता है, तो वह साम्य अवस्था और संतुलन कहलाता है। देखिए, जब बच्चा मौजूदा स्कीमा यानी ज्ञान और नई जानकारी के बीच संतुलन महसूस करता है, तो वह साम्य अवस्था होती है। यानी नई जानकारी और पुरानी जानकारी में जब वह क्या करता है, संतुलन स्थापित करने की कोशिश करता है, तो वह साम्य अवस्था कहलाती है। जब नई जानकारी मौजूदा स्कीमा से मेल नहीं खाती, यानी असंतुलन होता है, तो बच्चा अपने स्कीमा को समायोजित करने के लिए प्रेरित होता है, जिससे ज्ञान का विकास होता है और फिर संतुलन स्थापित होता है। यह सीखने की मुख्य प्रेरक शक्ति है। जैसे बिल्ली और कुत्ते के बारे में मैंने आपको बता दी है कि बिल्ली और जब कुत्ता मेल नहीं खाता, तो वह अपनी जानकारी को क्या करता है, अपडेट करता है और अपनी नई जानकारी को क्या करता है, पुरानी जानकारी और नई जानकारी को समायोजित करता है, उसे परिवर्तन करने की कोशिश करता है। और देखिए क्या है, अब है संज्ञानात्मक विकास की अवस्था, स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या कहलाती है। पियाजे ने बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को 4 सार्वभौमिक और अपरिवर्तनीय अवस्थाओं में विभाजित किया है। तो पहली अवस्था क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज यानी संवेदीगामक अवस्था। यह बात आप याद रखिएगा, हिंदी में इनके नाम परिवर्तित होते रहते हैं, लेकिन इंग्लिश में इनके नाम परिवर्तित नहीं होते हैं, इसलिए आप इन अवस्थाओं को इंग्लिश में याद करने की कोशिश करिएगा और याद रखिएगा। तो देखिए, इसकी आयु क्या है, जन्म से 2 वर्ष की आयु है। इसकी मुख्य विशेषता क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज की। देखिए, बच्चा अपनी इंद्रियों, देखना, सुनना, छूना, सूंघना और स्वाद लेना और मोटर गतिविधियां, हाथ पैर हिलाना और पकड़ना के माध्यम से दुनिया को समझता है। यानी वह देखकर, सुनकर, सूंघकर या किसी चीज को चखकर या अपनी हाथों की गतिविधियों के द्वारा या अपनी पैरों की गतिविधियों के द्वारा या स्पर्श कर कर या पकड़कर वह ज्ञान का क्या करता है, अवलोकन करता है और ज्ञान को सीखता है। अब देखो, वस्तु स्थायित्व क्या होती है, ऑब्जेक्ट परमानेंस। इस अवस्था में सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है, बच्चा यह समझने लगता है कि वह वस्तु तब भी मौजूद रहती है जब वह उसकी दृष्टि से ओझल हो जाते। लगभग यह 8 से 12 महीने में विकसित होती है। कहने का तात्पर्य है, उसने एक गेंद को देखा, गेंद क्या होती है, गोल होती है, और उसने गेंद को पकड़ा, उसको स्पर्श किया, तो उसे अवलोकन हुआ कि इसकी आकृति कैसी होती है। लेकिन जब वह वस्तु नहीं होगी उसके सामने, तब भी उस वस्तु का वह वस्तु क्या होगी, उसके सामने मौजूद रहेगी, उसके दिमाग में मौजूद रहेगी। शिशु प्रतिवर्त क्रिया, रिफ्लेक्शन एक्शन से उद्देश्य व्यवहार की ओर बढ़ते हैं, यानी वह चीजों को सीखते हैं कि अपने व्यवहार में परिवर्तन कैसे करना है। देखिए, और जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है, प्रारंभिक भाषा का विकास होता है। देखिए, बच्चा सुनता है, बच्चा धीरे धीरे बोलने भी लगता है 2 वर्ष की आयु में, तो इससे क्या होता है, बच्चे की भाषा का विकास होता है। अब देखिए क्या है, दूसरी अवस्था क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। लगभग यह इसकी जो आयु होती है 2 वर्ष से 7 वर्ष की आयु होती है। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, प्रतीकात्मक विचार, सिंबॉलिक थॉट। बच्चे प्रतीकों, शब्दों, छवियों का उपयोग करके वस्तु और घटनाओं का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। वे नाटक खेलना शुरू करते। देखिए, जब वह बच्चा 2 से 7 वर्ष की अवस्था में आता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में आता है, तो वह बच्चा प्रतीकों के माध्यम से, छवियों के माध्यम से और वस्तु को देख करके करता है, सीखता है और घटनाओं का अवलोकन करता है। देखिए, अब अहम केंद्रता क्या कहलाती है, ईगोसेंट्रिज्म। बच्चा केवल अपने दृष्टिकोण से चीजों को देखता है और दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में कठिनाई महसूस करता है। वे मानते हैं कि हर कोई वही सोचता है
और महसूस करता है जो वे करते। देखिए वस्तु स्थायित्व आम केंद्रितता क्या होती है, इको सेंट्रिज्म क्या होता है, बच्चा जो सोचेगा वही चीज उसके लिए सत्य होगी। यदि चीज गोल है तो चीज गोल होगी, यदि कोई चीज छोटी है तो वह चीज छोटी होगी। उस वस्तु को लंबा भी किया जा सकता है, उस वस्तु की आकृति को बदला भी जा सकता है बड़ों की सोच में, लेकिन बच्चा यदि उस चीज को गोल देखेगा तो वह उस चीज को गोल ही समझेगा, और यदि उस वस्तु को वर्ग में देखेगा तो वह वर्ग में ही देखेगा। यदि उसके सामने कोई वस्तु छोटी है, यदि उसके आकार में परिवर्तन हो सकता है तो वह नहीं समझ पाएगा। यह बात आप याद रखिएगा। देखिए जीववाद क्या है, एनिमिज्म, निर्जीव वस्तुओं को जीवित मानना और उन्हें मानवीय भावना और इरादे देना, जैसे गुड़ियों से बात करना। देखिए जब बच्चा होता है इस अवस्था में तो बच्चा गुड़ियों को सोचते हैं कि गुड़िया क्या है, जीवित है, गुड़िया खाना खाती है, गुड़िया पानी पीती है। देखिए जब बच्चा किसी चीज से चोट खा के गिर जाता है तो जो बड़े बच्चे होते हैं उस चीज को मारने लगते हैं कि हट तूने बच्चे को क्यों मारा, तो बच्चे को लगता है कि वह जीवित है और उसको भी चोट लगती है। बात आप याद रखिएगा। अब क्या है केंद्रीकरण, सेंट्रिज्म, किसी वस्तु या स्थिति के केवल एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित करना और दूसरे की उपेक्षा करना। जैसे लंबे गिलास में पानी ज्यादा है भले ही मात्रा में समान हो। देखिए आप 2 गिलास लेते हैं, एक गिलास मोटा होता है और एक गिलास लंबा होता है, और दोनों में समान पानी स्थायित्व होता है, लेकिन बच्चा सोचेगा कि यह गिलास लंबा है तो इसमें ज्यादा पानी होगा, यह गिलास लंबा या चौड़ा है तो इसमें ज्यादा पानी होगा। यह क्या कहलाता है, केंद्रीकरण के अंतर्गत आता है। अब देखिए अपरिवर्तनीयता, बच्चे यह नहीं समझ पाते कि प्रक्रिया को उल्टा जा सकता है, जैसे पानी को बर्फ में और फिर वापस पानी में बदला जा सकता है। देखिए बच्चे को यह पता नहीं होता है इस अवस्था में कि पानी से बर्फ और बर्फ से पानी बनाई जा सकती है, ठीक है, यह उसके अंदर यह विचार उत्पन्न नहीं हो पाते। जैसे इरिवर्सिबिलिटी कहते हैं, यानी आप किसी बच्चे को उस रास्ते से ले जाएंगे तो जब तक आप एक बार में बच्चे को ले जाएंगे तो बच्चा उस रास्ते में वापस नहीं आ पाता यदि रास्ता घुमावदार होता है। इसी प्रकार बच्चा क्या होता है, बर्फ से पानी और पानी से बर्फ को नहीं समझ पाता कि आपस में बदल जाते हैं। और देखिए संरक्षण की कमी, लैक ऑफ कंजर्वेशन, यह समझने में असमर्थता कि किसी वस्तु की मात्रा और संख्या अपरिवर्तित रहती है भले ही उसका आकार या व्यवस्था बदली जा सकती है। देखिए यदि बच्चे को समान संख्या में कोई चीज दी जाती है और उसके आकार में परिवर्तन किया जाता है तो बच्चे को लगता है कि संख्या में भी परिवर्तन हो गया है, तो बच्चे इस प्रकार की भावना से क्या रहते हैं, समझ नहीं पाते। यह बात याद रखिए, यदि उसके आकार में परिवर्तन किया जाएगा या व्यवस्था में परिवर्तन किया जाएगा तो वह आसानी से नहीं समझ पाते हैं। यह बात आप याद रखिएगा। और कुछ बच्चे आसानी से समझ पाते हैं यदि आप उनको जानकारी देंगे। अब देखिए क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, आयु होती है लगभग 7 वर्ष से 11 वर्ष के बीच। मुख्य विशेषता क्या है, तार्किक सोच, लॉजिकल थिंकिंग, बच्चे ठोस यानी मूर्त वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करते हैं और वे यहाँ और अभी के बारे में सोचते हैं, यानी बच्चों के अंदर तार्किक क्षमता का विकास धीरे धीरे होने लगता है। बच्चे अमूर्त वस्तु के बारे में नहीं सोच सकते, यह बात आप याद रखिएगा। बच्चा केवल ठोस यानी मूर्त वस्तुओं के बारे में ही सोच सकते हैं। अब उनमें संरक्षण का सिद्धांत भी उत्पन्न हो जाता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। बच्चे यह समझने लगते हैं कि आकार और व्यवस्था बदलने पर भी मात्रा, वजन और संख्या जैसी चीजें समान रहती हैं। यदि आप किसी वस्तु को समान संख्या में लेंगे और उसके आकार में परिवर्तन करेंगे तब भी उसकी संख्या समान रहेगी, यह बच्चा सीखने लगता है। ऐसे ही संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है। अब देखिए विकेंद्रीकरण क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन, बच्चे एक ही समय में कई पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, यानी बच्चे जो होते हैं एक ही समय में अलग अलग वस्तुओं के स्थायित्व और उसके बारे में समझने लगते हैं, यानी उनमें विकेंद्रीकरण की भावना आने लगती है, यानी वह एक ही समय में कई चीजों पर ध्यान देने लगते हैं। अब है उत्क्रमणशीलता, रिवर्सिबिलिटी, वे मानसिक रूप से प्रक्रियाओं को उलटने की क्षमता विकसित करते हैं, यानी अब उन्हें समझने आने लगता है कि बर्फ से पानी और पानी से बर्फ बनाया जा सकता है। अब है श्रेणीबद्धता, क्लासिफिकेशन, वस्तुओं को अनेक गुणों के आधार पर वर्गीकृत और समूहित
कर सकते, जैसे आकार और रंग, यानी समान आकार की वस्तुओं को और समान रंग की वस्तुओं को वह आपस में रख सकते हैं, यानी वर्ग की वस्तुओं को वर्गाकार में और गोल वस्तुओं को गोल आकार में वह रख सकते हैं, यानी उनमें श्रेणीबद्धता आ जाती है, यानी वह किसी चीज को श्रेणीबद्ध तरीके से समायोजित कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं। अब देखिए पंक्तिकरण, जैसे सीरिएशन कहा जाता है, वस्तुओं को एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं, जैसे लंबाई के अनुसार, यानी वस्तु लंबाई के अनुसार चौड़ाई के अनुसार एक स्थान पर व्यवस्थित कर सकते हैं वस्तुओं को, यानी उनके अंदर पंक्तिकरण की भावना आ जाती है, यानी वह जो लंबी वस्तु हैं उन्हें एक तरफ रखेगा, जो चौड़ी वस्तु हैं उन्हें एक तरफ रखेगा, फिर भी वह अमूर्त अवधारणाओं को समझने में कठिनाई होती है, वह केवल मूर्त धारणाओं को ही समझ सकते हैं, अमूर्त धारणाओं को नहीं समझ सकते। अब देखिए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, जिसमें वस्तुओं का अमूर्त रूप भी वह समझने लगते हैं, यानी अमूर्त चिंतन करने लगते हैं, लगभग आयु 11 वर्ष से या उससे अधिक होती है। देखिए मुख्य विशेषता क्या है, अमूर्त सोच, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, किशोर अमूर्त विचारों और अवधारणाओं और काल्पनिक स्थितियों के बारे में सोचने में सक्षम होते हैं, जो वस्तु उनके सामने नहीं होगी, यानी जो वस्तु अमूर्त होगी उनके बारे में वह सीख सकते हैं और उसके बारे में जानकारी और वह उस बारे में बता सकते हैं। अब है निगमनात्मक तर्क, यानी डिडक्टिव रीजनिंग, वे सामान्य सिद्धांतों से विशिष्ट निष्कर्षों की ओर बढ़ सकते हैं, यदि तो वह तर्क तक पहुंच सकते हैं। देखिए बच्चे जो होते अब वह निगमनात्मक तर्क की ओर बढ़ सकते हैं, यानी वह सिद्धांतों से विशिष्ट सिद्धांतों की ओर जा सकते हैं, वह कुछ सामान्य से विशिष्ट निष्कर्षों तक जा सकते हैं। अब वह परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क क्या होते हैं, हाइपरथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, वैज्ञानिक तरीके से समस्याओं को हल करने की क्षमता, विभिन्न परिकल्पनाएं बनाना और उन्हें व्यवस्थित रूप से परीक्षण करना, यानी वस्तुएं किसी वस्तु के बारे में कल्पना कर सकते हैं और उस कल्पना के आधार पर वह उसकी समस्या का समाधान कर सकते हैं, यानी परिकल्पना के आधार पर, अमूर्त तथ्य के आधार पर और अपनी कल्पना के आधार पर वस्तु के बारे में सोच सकते हैं, उसकी कल्पना कर सकते हैं और उसकी समस्या का समाधान भी कर सकते हैं। देखिए संयोजनिक तर्क, कॉम्बिनेशनल रीजनिंग, सभी संभावित संयोजनों पर विचार करने की क्षमता, यानी जो उन्हें संभावनाएं दी जाएंगी किसी वस्तु के बारे में, उनके बारे में वह अमूर्त रूप से सोच पाएंगे, तर्क कर पाएंगे और समस्या का समाधान कर पाएंगे तर्क के आधार पर, यानी वह किसी वस्तु के बारे में अलग अलग प्रकार से विचार कर पाएंगे। और देखिए भविष्य के बारे में सोचना और आदर्शों के साथ जुड़ना भी शुरू होता है। देखिए जो बच्चे होते हैं वह बहुत सारी चीजों के बारे में इस उम्र में सोचने लगते हैं, कल्पना करने लगते हैं, तर्क करने लगते हैं और वह नैतिक और अनैतिक के बारे में समझने लगते हैं और उन आदर्शों को भी फॉलो करने लगते हैं। पियाजे के सिद्धांत की आलोचनाएं, अवस्थाएं असतत नहीं, कुछ शोधकर्ताओं का तर्क है कि विकास चरणों के बजाय अधिक निरंतर होती है, यानी जो विकास होता है वह उम्र के अनुसार नहीं होता है, जबकि वह क्या होती है, निरंतर होती रहती है। पियाजे के इस सिद्धांत का विरोध किया गया। देखिए अनुसंधान विधियां, पियाजे अपने बच्चों को छोटे नमूनों पर बहुत अधिक अवलोकन किए, जिससे सामान्यीकरण पर सवाल उठते हैं, यानी बच्चों पर उन्होंने क्या किया, स्टेज के अनुसार ही उन्होंने उनका क्या किया है, उनके बारे में तर्क दिए हैं, उनके बारे में अवलोकन किया है और बहुत ही ज्यादा अवलोकन किया है कि बच्चे केवल इस एज पर ही सीख पाते, जबकि ऐसा नहीं है। यदि आप बच्चों को सही तरीके से एजुकेशन देंगे तो वह उस अवस्था से ज्यादा भी सीख सकते हैं, वैज्ञानिकों का कहना है। और देखिए संस्कृति का प्रभाव, पियाजे ने सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों की भूमिका को कम आंका है, जबकि वाइगोट्स्की जैसे अन्य सिद्धांतकारों ने इस पर अधिक जोर दिया, यानी बच्चों का जैसा समाज होगा, जैसे संस्कृति होगी, उसके आधार पर वह तेजी से सीख सकते हैं या कम तरीके से सीख सकते हैं। और देखिए क्षमता का कम आकलन, कुछ शोध बताते हैं कि बच्चे पियाजे द्वारा बताए गए समय से पहले ही कुछ संज्ञानात्मक क्षमताएं विकसित कर सकते हैं। बिल्कुल बच्चे अपनी उम्र से पहले भी चीजें सीख सकते हैं यदि उन्हें सही तरीके से सिखाया जाएगा। और देखिए शैक्षिक निहितार्थ, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा, पियाजे का सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि बच्चे सक्रिय शिक्षार्थी होते हैं, बच्चे
बच्चे जो होते हैं शिक्षा के विकासात्मक अवस्था के अनुरूप होने चाहिए, यानी बच्चे जिस तरीके से विकास करते हैं उनकी जो अवस्था होती है उनके अनुसार उनको ही एजुकेशन देनी चाहिए, यानी शिक्षा देनी चाहिए। खोज आधारित अधिगम, बच्चों को स्वयं खोज करने, प्रयोग करने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए ताकि वे सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण कर सके, यानी बच्चों के अंदर खोज की भावना विकसित करनी चाहिए, प्रयोग करने की क्षमता क्या करनी चाहिए, विकसित करनी चाहिए बच्चों के अंदर। और देखिए मूर्त अनुभवों का महत्व, विशेष रूप से छोटे बच्चों के लिए सीखने के लिए मूर्त सामग्रियों और अनुभवों का प्रयोग किया जाना चाहिए। मूर्त क्या होती है, जो उन्हें दिखाई देती हैं, यानी मूर्त वस्तुएं, जो वस्तुएं दिखाई देती है उनके बारे में सिखाना चाहिए और मूर्त अनुभव के बारे में भी सिखाना चाहिए। इससे बच्चे ज्यादा अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। व्यक्तिगत भिन्नताएं, शिक्षकों को समझना चाहिए कि बच्चे अलग अलग गति से सीखते हैं और उन्हें उनकी व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार सीखने के अवसर प्रदान करने चाहिए। देखिए प्रत्येक बच्चे का व्यक्तिगत विकास होता है और व्यक्तिगत तर्क होता है, तो बच्चे अलग अलग तरीके से सीखते हैं, यह बात आप याद रखिएगा। और देखिए पियाजे के सिद्धांत ने बाल विकास और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दी है और इसने बच्चों को देखने, उनके सीखने और तरीकों को समझने के तरीके का मौलिक रूप से क्या किया, बदलाव किया है। अब देखिए निश्चित रूप से अब हम लेव वाइगोट्स्की के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको क्या समस्या जा रही है और मैं कैसा पढ़ा रहा हूं, मैं अपने पढ़ाने में और क्या सुधार कर सकता हूं, यह आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्ते दोस्तों।